हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव माहौल। और सबसे पहले मैं अपना परिचय कराता चलूँ तो मैं हूँ विवेक राजपूत और मैं पेशे से एक पटवारी हूँ और वर्तमान में रायसेन जिले में पदस्थ हूँ। तो जैसा आप सब ने टाइटल में देख लिया होगा कि हम किस परीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं बहुप्रतीक्षित मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक चयन परीक्षा 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी परीक्षा का नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन अभी इसकी डेट डिसाइड नहीं हुई है एमपीपीबी के द्वारा कि कब इसका एग्जाम कराया जाएगा। तो मैं वही बताने वाला हूँ, कुछ एग्जाम के शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे, सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। इसके अलावा स्टडी मटेरियल क्या होगा, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो मैं सब आपको बताऊंगा। आप बेफिक्र होकर बैठिए, बस पूरा वीडियो, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये मेरा पूरा वीडियो देखिए। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा और आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखकर ही यहाँ से जाएं। तो चलिए हम आज बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और आगे बात करते हैं इसके बारे में, इस परीक्षा के बारे में, ये परीक्षा क्या मांगता है। और आखिरी में मैं अपने शानदार विवेक टिप्स मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, करंट अफेयर में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, सब बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, तो एमपी कांस्टेबल परीक्षा की हम बात करें तो सबसे पहले जो एग्जाम होता है वो होता है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में क्या-क्या पूछा जाता है, तो हम वो देख लेते हैं कितने अंकों का आता है। तो हमने यहाँ दिख रहा है, लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसका योग 100 अंकों का निम्नानुसार होगा। मतलब 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई प्रश्न छूटना भी नहीं चाहिए। हमें पूरे क्वेश्चन हमें करने हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन से विषयों से कितने अंकों के सवाल पूछे जाते हैं। तो टोटल होगा 100 अंकों का पूरा एग्जाम। तो पहले हम देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 40 और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो 40 अंकों का ये विषय पूछा जाएगा। तो सामान्य ज्ञान में हमारी बहुत सारी और भी चीजें आती हैं। अब देख, जैसे कि एमपी सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान को कितना इम्पोर्टेंट, कितना फोकस करना है आप देख ही पा रहे होंगे, क्योंकि 40 अंकों का ये विषय है। तो सामान्य ज्ञान में भी हम सबसे ज़्यादा महत्व किस सब्जेक्ट को देंगे वो बताने वाला हूँ मैं आपको। तो वो देंगे हम एमपी सामान्य ज्ञान को। तो करीबन 40 अंक में से 12 से 15 अंक 12 से 15 अंक आप देख ही लीजिएगा कि ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछने वाला है। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, सबसे पहले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान उठाना है ना। उसके बाद सामान्य ज्ञान तो अथक सागर है, तो वो भी हमें धीरे धीरे हम बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। तार्किक ज्ञान 40 अंकों का। इसके बाद बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंकों का आएगा। और ये बहुत ही आसान आता है, बहुत ही सरल पेपर इसका आता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये भी मैं आपको जो अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ वो इससे संबंधित प्रश्नों से रिलेटेड बनाऊंगा मैं, है ना। और उसके बाद 30 अंकों का आएगा विज्ञान एवं सरल अंक गणित। और विज्ञान और जो सरल अंक गणित है वो 8th लेवल, मतलब 8th क्लास माध्यमिक शिक्षा मंडल का 8th क्लास का गणित और विज्ञान। मतलब अगर आपने 8 क्लास तक अच्छे से पढ़ाई करी है, विज्ञान के कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, आपको गणित के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप 30 अंक में से 30 अंक आराम से ला सकते हैं। ठीक है। और विज्ञान के लिए और बुक बता दूं मैं आपको, लूसेंट की, माफ कीजिएगा, लूसेंट की सामान्य विज्ञान एक पुस्तक करके आती है, उसमें फिजिक्स भी मिल जाएगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और तरह तरह के विज्ञान के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, प्रश्न मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 अंकों के बाद इसके बाद कौन सी परीक्षा होती है, इसके बाद होती है हमारी मेडिकल और फिजिकल टेस्ट। ठीक है। अब उसमें देख लेते हैं क्या क्या मापदंड रखे गए हैं इनके द्वारा और क्या इसमें चयन प्रक्रिया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरक्षक जीडी के उम्मीदवारों के लिए। जीडी मतलब ग्राउंड ड्यूटी। ठीक है। आरक्षक कांस्टेबल। तो आरक्षक जीडी के लिए जो आठ सबसे पहले तो 800 मीटर की दौड़ होनी है। 800 मीटर सबके लिए, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी सेम, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी, होमगार्ड सैनिकों के लिए भी 800 मीटर की दौड़ रखी गई है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क समय का है। जैसे आरक्षक जीडी जो पुरुष वर्ग के हैं, पुरुष वर्ग के उम्मीदवार हैं, उनको 2 मिनट 45 सेकंड के अंदर अंदर, 2:46 नहीं होना चाहिए,
2 मिनट 45 सेकंड के अंदर अंदर दौड़ कंप्लीट करनी है। महिला वर्ग के उम्मीदवारों को 4 मिनट के अंदर अंदर दौड़ कंप्लीट करनी है। उसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उनको 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर अंदर, और ऐसे ही होमगार्ड सैनिक को भी 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर अंदर दौड़ पूरी करनी है। तो ये तो रही दौड़ की बात, और दौड़ में आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दौड़ एक बार रह गए, दूसरी बार मौका, सिर्फ एक बार मौका मिलेगा। अगर दौड़ में आप क्वालिफाई होंगे तो दूसरा नंबर आएगा गोला फेंक प्रतियोगिता का। तो गोले फेंक में आपको क्या करना है, जो पुरुष वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको करीबन 19 फीट, करीबन क्या 19 फीट ही गोला फेंकना। उनका गोले का जो वजन होगा वो 7 किलोग्राम होगा, ठीक है। उसके बाद जो महिला वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको फेंकना है 15 फीट, और उनका जो गोले का वजन होगा 7 किलो नहीं होगा पुरुष वर्ग की तरह, सिर्फ होगा 4 किलो। तो इनको 4 किलो फेंकना है 15 फीट तक। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक के लिए 15 फीट, उनको ही 15 फीट फेंकना है, लेकिन गोले का वजन जो पुरुष उम्मीदवार हैं ऊपर आप देख रहे हैं, तो 7 किलो 260 ग्राम, 260 ग्राम इनका गोले का वजन होगा। ऐसे ही होमगार्ड सैनिक में भी 7 किलो 260 किलोग्राम ही वजन होगा, लेकिन इनको थोड़ा ज्यादा फेंकना है, मतलब 17 फीट फेंकना है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद बात कर लेते हैं, आप गोला फेंक प्रतियोगिता में क्वालिफाई होते हैं। गोला फेंक में आपको 3 मौके दिए जाएंगे। एक मौके पे नहीं कर पाए कोई बात नहीं, दूसरे मौके पे नहीं कर पाए कोई बात नहीं, तीसरे मौके पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे मौके पे भी नहीं कर पाए तो टाटा वाया हो जाएगा, ठीक है। तो आपको गोला फेंक के बाद आएगी आपकी बारी लंबी कूद में। तो लंबी कूद में सफल होने के लिए दूरी तय की गई है वो पुरुष उम्मीदवारों के लिए तय की गई है 13 फीट, महिला उम्मीदवारों के लिए तय की गई है 10 फीट, और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 10 फीट, और उसके अलावा होमगार्ड सैनिक को 12 फीट तक लंबी कूद कूदनी है, ठीक है। हम आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों के लिए यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जो आरक्षक रेडियो की परीक्षा में भी बैठ रहे हैं, तो वो इस टेबल को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जैसे मैंने बता ही दिया कि 800 मीटर दौड़ है तो एक अवसर, लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। उसके अलावा तीनों में, हाँ एक बात और, तीनों में क्वालिफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने दौड़ निकाल ली, लंबी कूद और गोला फेंक नहीं निकाला तो आप क्वालिफाइड नहीं समझे जाएंगे, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अब कुछ न्यूनतम शारीरिक शर्तें, जो न्यूनतम शारीरिक शर्तें हैं तो वो हम देख लेते हैं। आरक्षक जीडी के लिए, जो अनारक्षित मतलब जनरल, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी, और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुष वर्ग है उसमें ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। और महिला वर्ग जो है जनरल, एससी और ओबीसी में, उनकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, है ना, 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आरक्षक जीडी अनुसूचित जनजाति, मतलब जो एसटी के उम्मीदवार हैं उनकी हाइट पुरुषों में होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं में होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कर लेते हैं चेस्ट मेजरमेंट की बात। ये महिला उम्मीदवारों पर लागू नहीं होती, ये केवल और केवल पुरुष उम्मीदवारों पर लागू होती है। तो पुरुष उम्मीदवार के लिए जो चेस्ट का माप है वो चाहिए 81 सेंटीमीटर, ठीक है, 81 सेंटीमीटर चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए, और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए चाहिए हमें 76 सेंटीमीटर माप। और हाँ एक चीज और नोट करने हैं, तो एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे मान लो आपका चेस्ट आ जाता है 81 सेंटीमीटर, आपका चेस्ट आ गया, लेकिन फुलाने के बाद इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ये नहीं चलेगा कि आपका 81 सेंटीमीटर मौके पर चेस्ट तो है, लेकिन जब आप फुला रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन नहीं हो रहा, वो जरूरी है। मतलब 81 से 86 होना चाहिए, किसी का 90 है तो 95 होना चाहिए फुलाने के बाद, समझ में आ रही है बात। और इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति का भी 76 है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलो अगली साइड पे बढ़ते हैं आगे। उसके बाद कुछ मेडिकल टर्म हम देख लेते हैं जो अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आता है, जैसे कि अभ्यर्थी में नॉकनी अथवा फ्लैट फुट, है ना। नॉकनी का मतलब क्या होता है, नॉकनी का मतलब मैं पिक्चर के माध्यम से आपको बताता हूँ। अगली स्लाइड में जो पिक्चर है वो देखना आप, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे पहली पिक्चर नॉकनी का नॉर्मल आप देख रहे होंगे, और नॉकनी में पैरों की स्थिति आप देख रहे होंगे। तो इस स्थिति से अपने आप का परीक्षण कर सकते हैं। नॉकनी में क्या होता है, घुटने जो होते हैं आपस में या तो टकराते हैं या बहुत दूरी बनाते हैं,
है ना? जबकि नॉर्मल कंडीशन में जो घुटने की पोजीशन होती है वो समांतर होनी चाहिए, आप खड़े होके आप अपने आप का परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे फ्लैट फुट की, कि फ्लैट फुट क्या होता है? तो फ्लैट फुट में हम दूसरी पिक्चर में देख रहे होंगे, नॉर्मल फुट की कंडीशन आप देखिए, जो पैर का पिछला हिस्सा तला है और पंजा और एड़ी है, तो एड़ी के बीच में आपको गैप दिख रहा है, तो वो नॉर्मल फुट की निशानी है। और फ्लैट फुट का मतलब बिल्कुल सीधा, तो पूरा पैर है ना, पूरा पैर का जो स्किन है, सरफेस है, वो सरफेस से को छू रहा है, सीधा छू रहा है, तो वो है फ्लैट फुट। तो ये भी आपको फ्लैट फुट या नॉक नी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? और इसके अलावा एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ आंखों से संबंधी, इसमें बहुत सारे लोग घबराते हैं, जैसे मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, लेकिन चश्मा लगे होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल, इसमें चश्मे की पावर का कोई मतलब नहीं है, मतलब पावर से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है? इसमें केवल क्या चाहिए आपको मैं बताता हूँ। आँखों की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के, मतलब आप चश्मा पहन रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप बिना चश्मे के करीबन 6/9 से कम, और दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। ये 2 मापदंड दिए हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं विजुअल एक्यूटी स्टैंडर्ड, है ना? पावर से कोई लेना-देना नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, आप घबराने की कोई बात नहीं है, चश्मा लगाए कोई बात नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को चश्मा लग ही जाता है पढ़ने के बाद, है ना? लेकिन यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। आँखों की दृष्टि इसमें बताया गया है सीधा-सीधा कि तीव्रता, दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/9 से कम एक आँख में, और दूसरी आँख में का होना चाहिए 6/12 से कम नहीं होना चाहिए, है ना? समझ में आ रही होगी बात। चलो मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। इसमें आपने एक स्नेलेंस चार्ट आपने देखा होगा, जब आप आई टेस्ट कराने जाते हैं तो इस तरह से कुछ स्नेलेंस चार्ट दिखता है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या होता है ये। सबसे स्नेलेंस चार्ट में नीचे की पंक्ति आप देख पा रहे होंगे, TYHMIWA देख पा रहे हैं? अगर ये पंक्ति आप 20 फीट की दूरी से या 6 मीटर की दूरी से आप क्लियर इसको देख पाते, पूरी पंक्ति के अक्षर आप पढ़ पाते हैं, इसका मतलब आपकी आँख है, आँख की जो स्टैंडर्ड है वो है 6/6 की, है ना? तो मतलब आपकी परफेक्ट आँख है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, 6/9, 6/12 से फिर कोई लेना-देना नहीं है आपको। 6/6 की आँखें, अगर आखिरी पंक्ति की आप पूरी जो अल्फ़ाबेट है वो पढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो विज़न है ना? और ये दोनों आँखों से नहीं देखा जाता। ये एक आँख बंद करके पहले राइट आइज़ से या लेफ्ट आइज़ से एक-एक करके देखा जाता है। तो राइट आइज़ से अगर आप राइट और लेफ्ट आइज़ से दोनों से ये पढ़ पा रहे हैं 6/6 का, मतलब जो नीचे आपको दिख रहा है नीचे वाली पंक्ति में, तो इसका मतलब आपकी आँखें की जो स्टैंडर्ड है वो 6/6 का है। चलिए, अगर परफेक्ट आँख भी नहीं हुई यहाँ पे तो कोई बात नहीं। अगर आप इस पंक्ति से ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला, मतलब सेकंड लास्ट पंक्ति आप देख पा रहे होंगे, OXTVUY, अगर ये आप पढ़ पा रहे हैं, वही 20 फीट या 6 मीटर की दूरी पे, तो आपकी आँख का जो स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होगा वो होगा 6/9। अगर आप ये पढ़ पा रहे हैं तो आपकी एक आँख का क्या होगा? 6/9, ठीक है? तो ये 6/9 कहलाता है। उसके बाद थर्ड लास्ट जो पंक्ति है, HUWOX, अगर ये आप पढ़ पा रहे हैं 20 फीट या 6 मीटर की, मतलब 20 फीट और 6 मीटर बराबर ही होते हैं, उस दूरी से आप ये पढ़ पा रहे हैं, तो आपकी आँख का जो स्टैंडर्ड विजुअल एक्यूटी स्टैंडर्ड वो है 6/12। तो आप समझ गए होंगे कि एक आँख जो होती है, कोई भी राइट या लेफ्ट आई, एक 6/9 का स्टैंडर्ड होना चाहिए और दूसरी आँख का 6/12 का होना चाहिए। ऐसा नहीं दोनों आँख 6/12 देख रही हैं, 6/12 के स्टैंडर्ड की है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक आँख तो कम से कम 6/9 की होनी चाहिए, या एक आँख 6/12 की होनी चाहिए। समझ में आया? 6/6 हो गए तो बेस्ट है, उससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बता दें, है ना? उसके बाद मुख्य रंगों का भेद करने में उम्मीदवारों को सक्षम होना चाहिए, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। किसी-किसी को आती है ना, कलर पहचानने में दिक्कत होती है ना? तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये हो गई आँखों की बात, है ना? चलो अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और क्या है हमारा अगली स्लाइड में स्टडी मटेरियल, बहुत ज़रूरी, सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टडी मटेरियल। हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए, तो इसमें भी फ़िक्र करने वाली बात नहीं है। जीएस के लिए तो एक ही बुक चलती है, जो कि ब्रह्मास्त्र है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो है लूसेंट। तो ठीक है, तो उसमें लूसेंट आप ले लीजिए। जीएस के लिए अभी बहुत समय है, आप पूरे लूसेंट पढ़ सकते हैं। उसके बाद एमपीजीके के लिए भी मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूँगा अरिहंत या उपकार की। आप दोनों में से कोई एक बुक ले लें, दोनों नहीं लेना, एक बुक आप ले लो कोई सी भी, इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है, हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है।
तो आप ये बुक ले सकते हैं, है ना? उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूँगा कि न्यूज़पेपर मत पढ़िए, सिर्फ़ बुक के भरोसे रहिए। न्यूज़पेपर आपको रेगुलर पढ़ना है, ठीक है? न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना है, उसके बाद हर महीने जो घटना चक्र आपको दिख रही है करंट अफेयर्स की बुकलेट में, करंट अफेयर्स में घटना चक्र आपको लेना है, हर महीने के एंडिंग में, ठीक है? न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, न्यूज़पेपर तो ज़रूरी पढ़ना है। ऐसा नहीं न्यूज़पेपर ना पढ़े और घटना चक्र न्यूज़पेपर और घटना चक्र आप साथ पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन होगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो आप भूल जाएँगे, ठीक है? उसके बाद हम बात करें स्पीडी 2022 की, जो यहाँ पे फ़ोटो इमेज बनी हुई दिख रही है वो 2021 की, 2021 मत लेना, स्पीडी 2022 हमें लेना है, ठीक है? मतलब इस साल की स्पीडी हमें लेना है, तो ये तो बहुत ज़रूरी बुक है। स्पीडी और लूसेंट तो मेरी वन ऑफ द मेरी फेवरेट बुक है, जब भी कोई एग्ज़ाम आता था, तो लूसेंट और स्पीडी तो मेरे पास हमेशा रहती थी और घटना चक्र तो हर महीने में आती है, तो घटना चक्र और स्पीडी दोनों साथ में यूज़ करनी है ना? हाँ। उसके बाद जीएस के लिए, जनरल साइंस के लिए बताना चाहूँगा, लूसेंट जनरल साइंस बेस्ट बुक है। इसके अलावा आप कुछ मत लीजिए और हो सके तो हाँ, टाइम तो है आपके पास, 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी की आप पूरी जो साइंस की बुक्स हैं, वो आप पढ़ के खत्म कर दीजिए। अगर वो आपने कर लिया तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रश्न जो है वो सीधे-सीधे वहीं से बनते हैं, ठीक है? तो आप एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते हैं 6th क्लास से 10th क्लास तक, जनरल साइंस के लिए तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है, आपको पता ही है। तो ये तो हो गई स्टडी मटेरियल की बात। तो आप सोच रहे होंगे मैथ्स और रीज़निंग का क्या? तो मैथ्स और रीज़निंग के लिए मैं हूँ ना। तो मैथ्स और रीज़निंग मैं आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आने वाली वीडियोज़ में मैं आपकी कंप्लीट करा दूँगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है? तो ये रही स्टडी मटेरियल की बात भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब मेरी बारी, मतलब विवेक्स टिप्स की बारी। तो चलिए मैं आपको कुछ अपने इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आप सबसे पहले तो एक बात जान के आपको बहुत खुशी होगी कि जो हमें पढ़ाने वाला वो भी खुद सक्सेसफुल है या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल जी हाँ, 2017 में जो लास्ट टाइम कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं फिजिकल देने नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरा शायद पटवारी एग्जाम भी आसपास पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप करके और पटवारी का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरा पटवारी क्लियर हो गया, तो मैं वो भूल गया। तो ठीक है। तो ये बात सुन के आपको खुशी हुई होगी और थोड़ा भरोसा भी जागा होगा, है ना? हाँ, यही होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मेरी टिप्स यही है कि आप ये मत सोचिए, सबसे पहले तो ये सोच अपने मन से निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम की डेट कौन-सी है, कब होने वाला है एग्ज़ाम, ये सोच आपको अपने माइंड से निकालना है। आप सिर्फ़ पढ़ने के लिए बने हैं। आप ये डिसाइड नहीं करेंगे। देखो, एमएस धोनी साहब ने बहुत अच्छी बात करी थी कि आपके हाथ में क्या है, आप वो चीज़ चेंज कर सकते हो। मतलब आप पढ़ सकते हो, आपके हाथ में पढ़ना लिखा है ना। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ सकता हूँ, है ना? तो आपको पढ़ना है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं, 5 से 6 घंटे मोर देन इनफ है इस परीक्षा के लिए। बहुत आसान परीक्षा होती है, इससे कोई कोई ज़्यादा टफ परीक्षा है नहीं। 8th लेवल के क्वेश्चन्स आते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको, अब समय है आपके पास, तो आप सबसे पहले क्या करिए, कई लोग, पता है क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि जो पुराने ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं कांस्टेबल परीक्षा के या एमपीएसआई परीक्षा के, वो सोचते हैं कि हम लोग पहले पढ़ लें, उसके बाद वो सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ऐसा मत करना। अगर आपको सफल होना है, मैंने भी ऐसा ही किया था। सबसे पहले आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं व्यापम की साइट से, सॉरी एमपीईबी के साइट से, अब तो नाम चेंज हो गया है। तो वहाँ से पेपर डाउनलोड करने हैं। अगर हो सके तो एमपीएसआई के भी आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए, और हो सके तो व्यापम के जो अन्य एग्ज़ाम जो हुए हैं, जो व्यापम लेता है, तो वो पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको सॉल्व करिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहे तो कम से कम एमपी कांस्टेबल तो ज़रूर सॉल्व करिए। उससे क्या होगा, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई क्वेश्चन किस टाइप का आता है, मैथ्स के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो आप जब लूसेंट खोल के या मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो आई बात समझ में? तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स लगाइए एमपी कांस्टेबल के, लास्ट 5 इयर्स के, कम से कम लास्ट 5 इयर्स के एमपी सॉल्व करिए, है ना? इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है? तो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना? इसके अलावा
इसके अलावा कई लोग क्या करते हैं कि पेपर निकलने के बाद फिज़िकल की तैयारी करते हैं, तो ये भी बहुत गलत है ना? ये कितनी गलत बात है। सबसे पहले सुबह उठ के सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए, ग्राउंड जाइए, लंबी कूद की प्रैक्टिस करिए, रनिंग की प्रैक्टिस करिए, हो सके तो गोला भी ले लीजिए और गोला फेंकने का प्रयास भी करते रहिए। अभी से आपको करना है, ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम निकला बट समय बहुत कम मिलता है। आपको जो लग रहा है ना 2 मिनट 45 सेकंड 800 मीटर के लिए आप सोच रहे हैं बहुत है, बहुत है। हालत खराब हो जाती है वहाँ पे। अगर एकदम से आप दौड़ेंगे, तो बहुत हालत खराब होने वाली है, तो अभी से जो फिज़िकल की तैयारी जो होती है इस एग्ज़ाम के लिए, वो रिटन परीक्षा के साथ-साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिटन के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद हम भागेंगे। आप कोई भाग मिल्खा भाग नहीं हो, ठीक है ना? तो आपको पहले से ही तैयारी करनी है साथ-साथ में। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो मेरे से हुई थी, है ना? और मेरे दोस्तों से हुई थी, मैंने देखा हुआ है बहुत करीब से। तो आप ये छोटी-छोटी गलतियाँ ना करें, ठीक है? अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फिज़िकल की तैयारी अगर आपको सीरियसली इस परीक्षा को पास होना है, पोस्टिंग आपको चाहिए, तो सीरियसली आप फिज़िकल की तैयारी भी साथ-साथ करिए, है ना? साथ-साथ। उसके बाद अनाप-शनाप कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहले शेड्यूल बता देता हूँ मैं आपको। एमपीजी के सबसे पहले उठाइए। एमपीजी के बहुत ज़रूरी है, उसके बाद करंट अफेयर जो है वो उठा लीजिए। उसके बाद मैथ्स, रीज़निंग, क्योंकि मैथ्स, रीज़निंग जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको सबसे पहले इनमें फ़ोकस करना है। तो ठीक है, इतनी रही मेरी बात, यहाँ तक मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो आपको, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन आप दबाते हैं तो आने वाले वीडियोस आपके पास प्राप्त हो पाएँगे। तो ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद, और आने वाली वीडियो का मेरा इंतज़ार करिए। इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँगा। पूरा ये कोर्स खत्म कराना आपका मेरी ज़िम्मेदारी है पूरी। तो आप प्लीज़, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।